हेलो लर्नर्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन डिफेंस मास्टर। आज हमारा इकोनॉमिक्स का 5th सेशन है। यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। देखिए यहाँ पे हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, इफ लेबर इज चीपर देन कैपिटल, more labor intensive intensive methods of productions will be used and vice versa. Which type of economy is characterized here? तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन से टाइप ऑफ इकोनॉमी की यहाँ पर बात करी गई है, कौन से टाइप ऑफ इकोनॉमी का कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर दिया गया है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक किस इकोनॉमी का होता है? अब देखिए, अगर हम बात करें तो लेबर अगर सस्ता होगा कैपिटल से, है ना, तो क्या होगा, लेबर इंटेंसिव मेथड्स का यूज होगा गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। और अगर कैपिटल मशीन्स वगैरह का यूज से जो प्रोडक्शन हो रहा है वो सस्ता होगा लेबर से, तो कैपिटल इंटेंसिव मेथड का यूज होगा प्रोडक्शन के लिए। तो ऐसा होता है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में। ठीक है, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में ऐसा ही होता है, ऐसे ही गुड्स का प्रोडक्शन होता है कि अगर लेबर सस्ता होगा, लेबर चीप होगा कैपिटल से, तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स का यूज होगा। और अगर कैपिटल सस्ता होगा लेबर से, तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज होगा। ये बात होती है हमारी किसकी, ये होती है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में, है ना। तो अब ये याद रखना है, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में हम क्या होता है, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में जो गुड्स का प्रोडक्शन होता है ना, जो कंज्यूमर गुड्स जो प्रोड्यूस किए जाते हैं कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में, वो किस पे बेस्ड किए जाते हैं, वो बेस्ड रहते हैं। ये नहीं होगा कि जो कंज्यूमर की वहां पे नीड है उसके हिसाब से गुड्स प्रोड्यूस किए जाएंगे। कंज्यूमर के लिए जो गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं वो डिमांड के हिसाब से किए जाते हैं, है ना। ऐसे गुड्स किए जाते हैं जिनको प्रॉफिटेबली सेल किया जा सके, है ना, वो प्रॉफिट कमा सके डोमेस्टिक और फॉरेन मार्केट में। तो जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है, कैपिटलिस्ट सोसाइटी होती है, वो ऐसे गुड्स प्रोड्यूस करती है ना, जो किसके बेसिस पे रहते हैं, वो कंज्यूमर की नीड के बेसिस पे नहीं रहते बल्कि डिमांड के बेसिस पे रहते हैं। अब नीड और डिमांड में मैं आपको अंतर काफी बार बता चुकी हूँ, है ना। हमारी जो ऐप पे क्लासेस होती है मैंने आपको वहां भी अंतर बताया है कि नीड और डिमांड में क्या अंतर होता है। अब नीड है तो क्या है, नीड मतलब क्या हो गया, वो बस हमारी नीड है, हमें चाहिए, हम उसे खरीद भी नहीं सकते हैं, है ना, हमारी खरीदने की इच्छा नहीं है, बस हमको चाहिए वो चीज, तो वो हमारी नीड है। लेकिन वो डिमांड कब बनती है, जब हमारी नीड ही है, हमारी डिजायर ही है। वो डिमांड कब बनेगी, जब हमारे पास एबिलिटी हो कि हम उसे खरीद सकते हैं, है ना, और विलिंगनेस हो मनी स्पेंड करने की, हम उस चीज को खरीदने के लिए पैसा खर्च करना चाहते हैं, तब हमारी वो डिमांड बनती है। तो क्या याद रखना है कि जो कैपिटलिस्टिक सोसाइटी होती है ना, जो कैपिटलिस्ट मार्केट होता है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है, वहां पे जो गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं वो लोगों की नीड के बेसिस पे नहीं, उनकी डिमांड के बेसिस पे प्रोड्यूस किए जाते हैं। जो गुड्स वो लोग उस इकोनॉमी में अफोर्ड कर सकते हैं और विल रहती है उनकी, विलिंग टू परचेज रहती है उन गुड्स की, है ना। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का। क्लियर है ये चीज? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है हमारा, द प्लानिंग कमीशन द प्लानिंग कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर। ठीक है, इन इंडिया। तो ये आपको बताना है कि किस ईयर में प्लानिंग कमीशन एस्टैब्लिश किया गया था। तो ठीक है, प्लानिंग कमीशन के लिए आपको जो ऑप्शन दिया है 1948, 1950, 1951 एंड 1955। तो आपको बताना है कि कब हुआ था इसका एस्टैब्लिशमेंट। तो सबसे पहले हम बात करें तो प्लानिंग कमीशन क्या है, एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, जो कि कब एस्टैब्लिश करी गई थी, जो कि एस्टैब्लिश करी गई थी 1950 में। इसका उद्देश्य क्या था, ये इसलिए एस्टैब्लिश करी गई थी जिससे कि कंट्री के जो इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट है उस पे नजर रखी जा सके, उनको और ज्यादा ध्यान दिया जा सके इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट पे, है ना। तो इसके लिए क्या किया गया था, इसके लिए फॉर्म्युलेशन किया गया था 5 ईयर प्लान्स का, फॉर्म्युलेशन ऑफ 5 ईयर प्लान्स। ठीक है, क्लियर है ये चीज? ठीक है, तो ये याद रखना है। तो इसमें क्या था इनका मेन उद्देश्य, कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑर्डिनरी इंडियंस का बढ़ा दिया जाए, है ना, और जो भी
कंट्री का मटेरियल और ह्यूमन रिसोर्सेज है उनका बेहतर तरीके से यूटिलाइजेशन हो सके, जिससे कि प्रोडक्शन बढ़े, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़े। तो ये सारी चीजों के लिए प्लानिंग कमीशन का गठन किया गया था। कब गठन किया गया था, कब एस्टैब्लिशमेंट किया गया था? एस्टैब्लिशमेंट किया गया था आपका इन ईयर 1950। ये आपको याद रखना है ना। तो प्लानिंग कमीशन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि आप जितने भी कंट्री के रिसोर्सेज हैं उनका असेसमेंट करो, है ना। जो भी कम रिसोर्सेज हैं उनको बढ़ाओ, उनको ऑगमेंट करो और प्लान्स फॉर्मुलेट करो इस तरह से जिससे कि जो भी रिसोर्सेज उनका बेहतर तरीके से मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ सके। अब इसमें ये भी याद रखना है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, वो यहाँ पे फर्स्ट चेयरमैन थे प्लानिंग कमीशन के। ठीक है। अब किसने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया है? नीति आयोग ने। ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है? नीति आयोग। ओके, तो नीति आयोग ने रिप्लेस कर दिया है प्लानिंग कमीशन को। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको समझ आ गया होगा 1950। इज इट क्लियर? ओके, नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, which of the following 5-year plans was based on the ideas of Mahalanobis? तो अब यहाँ पे आपको बताना है कि क्या यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा सेकेंड, फिफ्थ, सेवेंथ और यहाँ पे 12th। तो कौन सा आंसर आपका यहाँ पे करेक्ट होगा, बताइए क्या ऑप्शन करेक्ट होगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए यहाँ पर कि जो मेलानोबिस मॉडल है, ठीक है, वो किस पे बेस्ड था? वो जो था यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा सेकेंड ईयर प्लान। ठीक है, सेकेंड ईयर प्लान। अब कैसे, यहाँ पे हम एडिशनल इंफॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। तो ये जो मॉडल था, ठीक है, मेलानोबिस मॉडल था, वो अडॉप्ट किया गया था सेकेंड 5-ईयर प्लान में। ठीक है, और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था इस प्लान का, वो क्या था कि रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सके। ठीक है, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सके और जो भी हैवी और बेसिक इंडस्ट्री है उन पे ज्यादा जोर देकर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, तो ये यहाँ पर ध्यान रखना है आपको। इसीलिए इनके जो मेन आर्किटेक्ट थे इस मॉडल के, उनका नाम क्या था? उनका नाम था पीसी मेहलानोबिस। ठीक है, तो ये याद रखोगे कि जो 5-ईयर प्लान किसके आइडिया पे बेस्ड था, है ना। कौन सा 5-ईयर प्लान आपका मेहलानोबिस के आइडियाज पे बेस्ड था, मॉडल पे उनके? तो वो था आपका सेकेंड ईयर प्लान। और सेकेंड ईयर प्लान का एम क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था? कि रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जा सके। और कैसे किया जा सकेगा? कि एम्फेसिस जोर देकर डेवलपमेंट किसके, हैवी इंडस्ट्रीज के और बेसिक इंडस्ट्री और हैवी इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट पे जोर देकर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जा सके। ठीक है, और यहाँ पे जो इन्होंने स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल किया सेकेंड ईयर प्लान में इनके आइडियाज को यूज करके, वो क्या था कि हैवी इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दिया जाए, सर्विसेज पे खर्चा बढ़ा दिया जाए, परचेजिंग पावर बढ़ा दी जाए, है ना। उससे क्या होगा, डिमांड क्रिएट होगी, सप्लाई क्रिएट होगी, प्रोडक्शन ज्यादा होगा, है ना। क्योंकि जब डिमांड बढ़ेगी तो उनको मीट करने के लिए प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा कहीं ना कहीं। तो क्लियर है ये चीज? तो आपको ये याद रखना है कि कौन से ईयर का 5-ईयर प्लान जो था वो बेस्ड था मेहलानोबिस मॉडल पर, उनके आइडियाज पर। तो वो था सेकेंड ईयर प्लान। इज इट क्लियर? यहाँ सेकेंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। First, the national income of a country is the market value of the goods and services produced in the country during a year. Agriculture sector contributes highest in India's aggregate GDP. तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा? दोनों ही करेक्ट है या एक करेक्ट है ना? बताइए बताइए क्या ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन 1, 2 या 1 and 2, नीदर 1 नॉट 2। क्या ऑप्शन करेक्ट होगा? देखिए, अगर हम बात करें जीडीपी की, है ना, तो जीडीपी की बात करें
तो जीडीपी क्या है? जीडीपी कह सकते हैं जितने भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, जितने भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं कंट्री में इन अ पर्टिकुलर ईयर, ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं? मार्केट वैल्यू ऑफ all goods and all goods and services all goods and services produced in the country during a year तो ये हो जाती है हमारी जीडीपी की, जितने भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं किसी भी कंट्री में उस साल के दौरान, ठीक है, एक पर्टिकुलर ईयर के दौरान, तो उनकी पूरी मार्केट वैल्यू क्या कहलाएगी? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी कहलाएगी। अब आपका नेशनल इनकम की बात करें तो नेशनल इनकम क्या होगा? नेशनल इनकम होगा आपका, नेशनल इनकम की बात करें तो नेशनल इनकम इज इक्वल टू जीएनपी लेस the consumption of fixed capital ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें फर्स्ट पॉइंट की तो ये एकदम यहाँ पर क्या दिया है? यहाँ पे तो नेशनल इनकम बोला है कि इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द कंट्री। हाँ, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया क्योंकि हमने क्या पढ़ा कि जीडीपी क्या हो जाए, जीएनपी क्या हो जाएगा आपका? नेशनल इनकम क्या हो जाएगा? नेशनल इनकम इज इक्वल टू जीएनपी लेस कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड एसेट, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका नेशनल इनकम। और जीडीपी की बात करें तो जीडीपी क्या हो जाएगा? जितने भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं कंट्री में उनकी मार्केट वैल्यू ड्यूरिंग अ ईयर। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका करेक्ट इनकरेक्ट हो गया। सेकंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बोला है कि एग्रीकल्चर सेक्टर कंट्रीब्यूट्स हाईएस्ट इन इंडियाज एग्रीगेट जीडीपी, तो ये बात गलत है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है इंडिया की जीडीपी में, है ना। तो हाईएस्ट कंट्रीब्यूट करता है इंडिया की जीडीपी में। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर की जगह क्या आना चाहिए? सर्विस सेक्टर होता तो सही होता। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है दोनों स्टेटमेंट गलत है, तो हम कह सकते हैं हेंस बोथ द स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग, दैट मीन्स नीदर वन नॉट टू, ठीक है। सही आंसर क्या आ जाएगा? 1 और 2 दोनों ही करेक्ट यहाँ पर नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पूछा है विच स्टेट्स अचीव्ड मोस्ट ऑफ अमाउंट ऑफ सक्सेस इन लैंड रिफॉर्म प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेड आफ्टर इंडिपेंडेंस इन द कंट्री। तो बताना है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, केरला, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात और मध्य प्रदेश। तो बताइए क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका? बताना है कि कौन से, ठीक है, कौन से जो कौन से जो स्टेट्स थे उन्होंने लैंड रिफॉर्म में सक्सेस ऑब्टेन करी, है ना। लैंड रिफॉर्म प्रोग्राम इम्प्लीमेंट जो किया गया था आफ्टर इंडिपेंडेंस इन आवर कंट्री, उसके बाद कौन से स्टेट्स ने उनको इस चीज में बहुत ज्यादा सक्सेस हासिल करी। तो कौन से स्टेट्स थे वो? बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे जो चीज पता होनी चाहिए आपको वो ये पता होना चाहिए कि केरला और वेस्ट बंगाल, ठीक है, केरला और वेस्ट बंगाल की बात करें हम यहाँ पर तो ये ऐसे स्टेट्स थे जिन्होंने जो यहाँ पर लैंड रिफॉर्म प्रोग्राम था उसे बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट किया, है ना। और सबसे ज्यादा जो सक्सेस इनको इम्प्लीमेंट करने पर मिली वो इन्हीं स्टेट्स को यहाँ पर मिली, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं केरला और वेस्ट बंगाल ऐसे स्टेट्स थे जहां पे इन्होंने लैंड रिफॉर्म प्रोग्राम को बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाए ये स्टेट्स। और ऐसा क्यों कर पाए? क्योंकि यहाँ की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या किया, वो ज्यादा कमिटेड थी, है ना, वो इन पॉलिसीज को लेकर बहुत ज्यादा कमिटेड थी कह सकते हैं। और यहाँ पर उन्होंने लैंड रिफॉर्म को इम्प्लीमेंट करने में बहुत ज्यादा तेजी दिखाई, बहुत ज्यादा डेडिकेशन दिखाया, है ना। तो एक बेस्ट तरीके से यहाँ पे इनको सक्सेस मिली। तो ये क्या हो जाएगा? केरला और वेस्ट बंगाल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा।
और ये याद रखना है रीजन क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ की जो गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट वो कमिटेड कह सकते हैं टू द पॉलिसी ऑफ लैंड टू टाइटल, ठीक है, टू द टाइटल। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। In the first phase of Green Revolution, the use of high-yielding variety seeds was restricted to which states? अब ये हम इस तरह के क्वेश्चन कर चुके हैं, है ना? तो यहाँ पे HYV हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स की बात करी गई है। तो बोला है कि फर्स्ट फेज ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन में कौन से स्टेट्स में ही हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स का यूज सीमित था, है ना? तो देखो हम कह सकते हैं क्या यहाँ पर, जो अब हाई यील्डिंग वेराइटी के लिए, हाई यील्डिंग वेराइटीज के लिए, वेराइटी सीड के लिए क्या क्या जरूरी था, है ना? इनका मतलब इनके लिए हाई यील्डिंग वेराइटीज के साथ जरूरी था एक प्रॉपर यूज ऑफ फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, ठीक है, करेक्ट क्वांटिटीज में फर्टिलाइजर्स का यूज, पेस्टिसाइड्स का यूज, वाटर सप्लाई अच्छी खासी, ठीक है, और ये सारे इनपुट्स चाहिए थे, ये सारे इनपुट्स चाहिए थे हाई यील्डिंग वैरायटी सीड के साथ, तब जाके कहीं ना कहीं वो बेनिफिशियल होता। तो जहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो फार्मर्स HYV सीड्स जो थी, है ना, वो फैसिलिटी उसके साथ जो बाकी चीजें जो इनपुट्स चाहिए थे वो सब नहीं प्रोवाइड कर पा रहे थे। ओके, तो उनके पास उतना फिनेंशियल रिसोर्सेज नहीं थे कि इन सीड्स के साथ वो ये सारे इनपुट्स परचेज करें, जैसे कि फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स और इतना ज्यादा ये वाटर सप्लाई जो चाहिए रहती थी। तो यहाँ का हम कह सकते हैं कि एक जो समृद्ध स्टेट्स थे उस टाइम, है ना, अगर हम बात करें कि समृद्ध स्टेट्स थे उस टाइम, तो वो जैसे कि हो गया पंजाब, ओके, पंजाब हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, ये कुछ ऐसे समृद्ध स्टेट्स थे जो ये चीज अफोर्ड कर पा रहे थे। तो जो यहाँ पे फर्स्ट फेज में जो ग्रीन रेवोल्यूशन था, जिसमें हाई रीडिंग वेराइटी सीड्स का यूज किया जा रहा था, वो इन्हीं स्टेट्स तक सीमित रह गया था। वो स्टेट्स कौन थे? पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स थे उनके साथ फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स और इरिगेशन फैसिलिटी ज्यादा अच्छे से होनी चाहिए, तो ये सारे इनपुट्स जो नॉर्मल फार्मर्स थे वो ये सब परचेज नहीं कर पा रहे थे ना, ये सब अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, और भी फिनेंशियल रिसोर्सेज की कमी रहती थी लोगों को, तो नहीं कर पाते थे। तो ये जो रिवोल्यूशन था वो एक कुछ एफ्लुएंट स्टेट तक ही सीमित रह गया था, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि कौन से वो स्टेट्स थे, तो वो हो जाएगा पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब यहाँ पर आपका, विथ रेफरेंस टू रिजल्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो इनिशियली अ गुड proportion of rice and wheat was produced during the green revolution period. Prices of food grains decreased considerably. यहाँ पे आपको बताना है क्या करेक्ट ऑप्शन होगा। अब देखो, जो ग्रीन रेवोल्यूशन था उससे क्या हुआ? ग्रीन रेवोल्यूशन से फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन में बहुत इंक्रीज होने लगा। क्यों? क्योंकि उस टाइम वहां पे उसके प्रोडक्शन के लिए हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स यूज किए जा रहे थे, वीट और राइस के लिए, वीट एंड राइस के लिए, है ना। तो इन सीड्स के साथ फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स भी करेक्ट क्वांटिटी में लगता था, रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर लगती थी, है ना। तो इनिशियली अ गुड प्रोपोर्शन ऑफ राइट एंड व्हीट वाज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ग्रीन रिवॉल्यूशन पीरियड। तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट दिया है, ठीक है, कि अच्छी मात्रा में राइस और व्हीट प्रोड्यूस किया जा रहा था ग्रीन रिवॉल्यूशन पीरियड में। क्यों? क्योंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन पीरियड में हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स यूज किए जा रहे थे, उनके साथ प्रॉपर मात्रा में फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और प्रॉपर अमाउंट ऑफ इरिगेशन, ये सारी चीजें यहाँ पर यूज हो रही थी। तो यहाँ पे जो प्रोडक्शन था वो भी अच्छा खासा था, ठीक है। क्लियर है ये चीज? तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट तो आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है हमारा? नेक्स्ट पॉइंट दिया है प्राइजेस ऑफ फूड ग्रेन डिक्रीज्ड कंसिडरेबली। तो अभी यहाँ पे हमें क्या याद रखना है? अब देखो,
अब गुड प्रोपोर्शन ऑफ राइस और व्हीट प्रोड्यूस हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान, है ना। तो ये फार्मर्स द्वारा मार्केट में सेल किया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा था कि अच्छा मात्रा में चीजें हो रही थी, तो फार्मर्स इनको लेस अमाउंट में सेल कर रहे थे। ठीक है, तो मार्केट में जो सेल कर रहे थे फार्मर्स, वो किस अमाउंट में कर रहे थे, थोड़ा कम अमाउंट में कर रहे थे। तो क्या हो रहा था, कम प्राइस में कर रहे थे, अमाउंट में नहीं, कम प्राइस में कर रहे थे। तो कह सकते हैं कि ये जो प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन था वो कहीं ना कहीं डिक्रीज हो गया था। क्लियर है ये चीज? चलिए, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा 1 and 2 बोथ आर करेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन 1 and 2 यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसमें एक चीज और याद रखनी है क्या, कि अब एक बात बताइए कि मार्केट में अगर ज्यादा सप्लाई होगी, ठीक है, और जो आपके फार्मर्स रहेंगे वो उसे लेस प्राइस में कहीं ना कहीं बेचेंगे फिर तो वो, है ना। क्यों? क्योंकि उनके पास, गवर्नमेंट के पास भी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड ग्रेन्स अवेलेबल है। तो अब वो क्या करेंगे, कभी जब शॉर्टेज वॉटेज भी रहेगी उसके लिए भी स्टॉक यहाँ पे अरेंज करके रख लेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पर प्राइस ऑफ फूड ग्रेन भी डिक्लाइन हो गया था, और कहीं ना कहीं लो इनकम ग्रुप के लोगों को भी यहाँ पर अफोर्ड वो चीज कर पा रहे थे। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट करेक्ट है, बोथ 1 and 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंडर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 लाइसेंस मेथड वाज अप्लाइड टू प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज, व्हाट वाज इट्स मेन ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे बताना है कि अंडर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 जो लाइसेंस मेथड था वो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज के लिए ही एप्लीकेबल था, तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था यहाँ पे। ओके, तो बताइए, इंक्रीजिंग द एक्सपोर्ट, प्रमोटिंग इंडस्ट्रीज इन बैकवर्ड रीजन, कंट्रोलिंग द अमाउंट ऑफ कमोडिटीज इन इकोनॉमी, या प्रमोटिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस सेक्टर इन प्लेस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन जीडीपी। तो यहाँ पे आपके सामने ये कुछ पॉइंट्स दिए हैं, बताना है कि 1 and 2 and 3 ओनली करेक्ट है, या 2 and 3 करेक्ट है, या 3 and 4 ओनली करेक्ट है, या 1 2 3 4 सारे करेक्ट है। सो यू हैव टू टेल, बताइए। तो देखो, अगर अब हम बात करें इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन की, ठीक है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1956 अडॉप्ट किया गया था, और यहाँ पे हम कह सकते हैं ये जो रेजोल्यूशन था, है ना, उसने सेकेंड 5 ईयर प्लान के लिए बेसिस तैयार कर दिया था। ओके, और ये जो प्लान था वो क्या, ये जो प्लान था, सेकेंड प्लान जो था, सेकेंड 5 ईयर जो प्लान था, वो क्या करना चाह रहा था, एक सोशलिस्ट पैटर्न सोसाइटी में फॉर्म करना चाह रहा था। तो कहीं ना कहीं इस रिजोल्यूशन को अडॉप्ट करने के कारण उसका बेस तैयार हो रहा था। ओके, तो इस रिजोल्यूशन के अकॉर्डिंग इंडस्ट्रीज को 3 कैटेगरीज में बांटा गया था। इस रिजोल्यूशन के अकॉर्डिंग इंडस्ट्रीज को 3 कैटेगरीज में बांटा गया था। अगर हम बात करें फर्स्ट कैटेगरी की, तो फर्स्ट कैटेगरी में उन इंडस्ट्रीज को रखा गया था जो जिन पे एक्सक्लूसिव कंट्रोल स्टेट्स का है। ओके, फर्स्ट कैटेगरी में वैसी इंडस्ट्रीज थी जिन पे पूरा कंट्रोल किसका है, आपका स्टेट का है। ओके, सेकेंड की अगर हम बात करें, सेकेंड की बात करें तो इसमें क्या हुआ था, सेकेंड कैटेगरी में वैसी इंडस्ट्री थी जिसमें प्राइवेट सेक्टर क्या कर सकता था, स्टेट सेक्टर के एफर्ट को थोड़ा सप्लीमेंट कर सकता था। और लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी यहाँ पर, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले रहा था, रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट ले रहा था। किसकी, जो भी नई यूनिट सेटअप करनी होती थी, जो भी नई यूनिट सेटअप होंगी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट के हाथों में ही थी। यहाँ पे बस क्या कर सकते थे, जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज थी वो थोड़ा बहुत क्या कर सकती थी, यहाँ पे वो अपने थोड़ा सप्लीमेंट प्रोवाइड कर सकती थी, किसको, स्टेट को। लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो यहाँ पे स्टेट ही की थी, सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की थी। और तीसरा जो पार्ट कैटेगरी आई यहाँ पे, बाकी की इंडस्ट्रीज, है ना, वो किस सेक्टर में थी, वो हो गई थी प्राइवेट सेक्टर में। तो हम कह सकते हैं कि जो थर्ड कैटेगरी थी उसमें जो रिमेनिंग इंडस्ट्री आई वो प्राइवेट सेक्टर में कंसिडर की गई। ठीक है, तो अब ये जो यहाँ पे जो कैटेगरी डिस्ट्रीब्यूट कर दी है ना, एक कैटेगरी जो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर के लिए भी छोड़ दी गई,
लेकिन फिर भी उस पे कहीं ना कहीं उसका स्टेट का कंट्रोल था, किसके जरिए? लाइसेंसेस के जरिए, है ना। कोई भी नहीं नई इंडस्ट्री अलाउड नहीं थी, है ना, कोई भी नई इंडस्ट्री नहीं सेटअप कर सकता था जब तक उसने गवर्नमेंट से लाइसेंस नहीं लिया है। ओके, ये जो पॉलिसी थी वो किस लिए की गई थी? वो ये पॉलिसी इसलिए इम्प्लीमेंट की गई थी जिससे कि जो बैकवर्ड रीजन्स हैं उनको उनमें इंडस्ट्री को प्रमोट किया जाए, है ना। यानी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 लाइसेंस मेथड आया, उसमें ये जो चीजें की गई वो क्यों की गई कि पहला तो हो गया कि जितनी भी बैकवर्ड रीजन्स हैं उनमें इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया जाए। ओके, तो पहला रीजन तो ये हो गया आपका। फिर उसके बाद क्या हो गया? इसके साथ ही साथ जो बैकवर्ड रीजन में जो इंडस्ट्रीज होती थी, है ना, उनको प्रमोट करने के लिए वहां पर उनको कंसेशन दिया जाता था, टैक्स बेनिफिट दिया जाता था, कम दाम पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती थी, है ना। तो ये सारी चीजें यहाँ पे की जाती थी। और इस पॉलिसी का पर्पस क्या था? इस पॉलिसी का ये पर्पस था कि कहीं ना कहीं रीजनल इक्वालिटी को बढ़ावा दिया जाए। ओके, कि अर्बन एरिया रूरल एरियाज दोनों को बराबर रखा जाए, इक्वालिटी को बढ़ावा दिया जाए। इसीलिए हम कह सकते हैं यहाँ पे कि इस जो पॉलिसी थी उसका एक उद्देश्य तो क्या हो गया कि जिससे कि इंडस्ट्रीज को बैकवर्ड रीजन में प्रमोट किया जाए। ठीक है, फिर उसके बाद अब यहाँ पे एक चीज और क्या हो गई, अब यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज होती थी उनको भी क्या करना होता था? उनको भी लाइसेंस ऑब्टेन करना होता था अगर उन्हें अपना कोई भी बिजनेस को एक्सपैंड करना है ना, प्रोडक्शन को डाइवर्सिफाई करना है, अलग अलग वेराइटी ऑफ डाइवर्सिफाई करना मतलब अलग अलग वेराइटी ऑफ गुड्स और प्रोड्यूस करनी है, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है, तो उनको भी क्या होता था? उनको भी लाइसेंस ऑब्टेन करने की जरूरत होती थी। और ये क्यों होता था? जिससे कि गवर्नमेंट इंश्योर कर सके कि ऐसा तो नहीं कि इकोनॉमी में इतने ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं जिसकी जरूरत भी नहीं है, तो रिक्वायर्ड क्वांटिटी से ज्यादा, रिक्वायर्ड अमाउंट से ज्यादा गुड प्रोड्यूस ना हो, तो इसको इंश्योर करने के लिए भी यहाँ पर ये चीज की गई। ठीक है, तो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज को भी लाइसेंस लेना जरूरी हो जाता था अगर उन्हें एक्सपैंड करना है तो बिजनेस को। क्लियर है ये चीज? ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हो कि थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट हो गया कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन में जो लाइसेंस मेथड जो अप्लाई किया गया प्राइवेट इंडस्ट्रीज पे उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? एक ऑब्जेक्टिव तो हो गया कि ये लाइसेंस मेथड इसलिए अप्लाई किया गया प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज पे जिससे कि बैकवर्ड रीजन्स में भी इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया जा सके और कहीं ना कहीं इक्वालिटी, है ना, रीजनल इक्वालिटी को प्रमोट किया जा सके। और लाइसेंस मेथड अप्लाई करने का प्राइवेट सेक्टर पे एक और रीजन क्या था कि जो नई इंडस्ट्रीज आएंगी उनको तो लाइसेंस की जरूरत है ना, सेटअप करने के लिए इंडस्ट्री। लेकिन साथ ही साथ जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज हैं वो भी अगर अपना बिजनेस एक्सपैंड कर रही हैं, प्रोडक्ट्स को डाइवर्सिफाई कर रही हैं, तो उन्हें भी लाइसेंस की जरूरत, लाइसेंस ऑब्टेन करना जरूरी हो जाएगा गवर्नमेंट से, जिससे कि क्या कर गवर्नमेंट इंश्योर कर सके कि कहीं ज्यादा क्वांटिटीज रिक्वायर्ड जो अमाउंट है उससे ज्यादा क्वांटिटीज प्रोड्यूस इकोनॉमी में ना हो। तो कह सकते हैं एक और एम क्या था? कंट्रोलिंग द अमाउंट ऑफ कमोडिटी इन द गवर्नमेंट। तो इस उद्देश्य के साथ ये चीज यहाँ पे लाइसेंस मेथड को इम्प्लीमेंट किया गया। तो हम क्या कह सकते हैं? ऑप्शन 2 और 3 यहाँ पर करेक्ट है, दैट मीन्स बी पॉइंट करेक्ट है, ऑप्शन 2 एंड 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है, डी के कार्वे कमिटी वॉज कंसर्न विद। तो यहाँ पे बताना है कि जो डी के कार्वे कमिटी थी वो किससे कंसर्न थी। पहला आपका दिया है कि डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक वेंचर, प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंकिंग सेक्टर, अब बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, तो ये याद रखना है कि 1955 में कर्वे कमिटी कॉन्स्टिट्यूट की गई। किस चीज को ध्यान में रखते हुए, किस चीज को एम करते हुए? इनका एम था कि स्मॉल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की ग्रोथ और डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जा सके, फोकस किया जा सके। ओके, तो ये जो कमिटी थी उसने काय पे फोकस किया? इस कमिटी ने फोकस किया ग्रोथ पे और डेवलपमेंट पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की, है ना, जिससे कि क्या हो सके, रूरल डेवलपमेंट प्रमोट किया जा सके।
ठीक है, हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि डीके कर्वे कमिटी वाज कंसर्न विद द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, हम कह सकते हैं टू प्रमोट रूरल डेवलपमेंट, टू प्रमोट रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है फॉलोइंग इंडिपेंडेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Following independence, the government adopted trade policy of import substitution. Second point है यहाँ पे कि import was encouraged under the import substitution policy. कौन सा statement यहाँ पर आपका correct है? तो देखो पहला पॉइंट क्या दिया है, पहला पॉइंट दिया है कि इंडिपेंडेंस के बाद जो गवर्नमेंट थी उसने ट्रेड पॉलिसी ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन अपना ली, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन होता क्या है हमें ये पता होना चाहिए। तो इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी रहती है, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी जो रहती है उसे क्या बोला जाता है, उसे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन बोला जाता है। और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मेन एम क्या होता है कि जो जो हमारा नेशन जो गुड्स को इंपोर्ट कर रहा है तो उसको इंपोर्ट करने की जगह वो क्या करे, वो गुड्स का प्रोडक्शन हमारे देश में ही हो, डोमेस्टिकली ही हो। ठीक है, ये क्या कहलाता है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। ठीक है, हम क्या कह सकते हैं, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मेन एम क्या है, टू प्रोड्यूस गुड्स डोमेस्टिकली विच आर इंपोर्टेड टू आवर नेशन। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो गवर्नमेंट ने ट्रेड पॉलिसी ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर ली थी, ये पॉइंट एकदम करेक्ट है। और अभी मैंने आपको क्या बताया, इसका मतलब बताया इंपोर्ट, आपके इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का। तो आप खुद ही देखिए कि सेकंड पॉइंट क्या सही होगा कि गलत होगा। अब इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में क्या हो रहा है कि डोमेस्टिकली गुड्स प्रोड्यूस करने को बढ़ावा दिया जा रहा है rather देन इंपोर्ट। तो यहाँ पे लिखा है इंपोर्ट वाज एनकरेज्ड अंडर द इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, यहाँ पर इंपोर्ट को इनकरेज नहीं किया गया था, बल्कि यहाँ पर इस इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में बल्कि क्या होता है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी में इंपोर्ट की जगह डोमेस्टिक प्रोडक्शन को एनकरेज किया जाता है रादर देन इंपोर्ट। तो ये पॉइंट आपका गलत है। इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, इंपोर्ट को कम करने की कोशिश की जाएगी और डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। दैट मीन्स ओनली वन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ओनली वन स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है इन द अर्ली 19s फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन डिड इंडिया रिसीव क्रेडिट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस। तो बताना है वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो यहाँ पे जब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस अर्ली 90s में इंडिया को फेस करना पड़ा था, तो इंडिया ने किसको अप्रोच किया था, इंडिया ने अप्रोच किया था इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, और क्या कह सकते हो, और कह सकते हो इसको IBRD, जिसे पॉपुलरली किस नेम से जाना जाता है, वर्ल्ड बैंक। ठीक है, एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक। ठीक है, और क्या कह सकते हो, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, तो यहाँ से कितने रिसीव किए थे, यहाँ पे $7 बिलियन, है ना, $7 बिलियन लोन यहाँ पे इनसे रिसीव किया गया था। ठीक है, जो भी इकोनॉमिक क्राइसिस था उसको मैनेज करने के लिए। क्लियर है ये चीज। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका हो गया वर्ल्ड बैंक और IMF, ये करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, अब इन लोन को अवेल करने के लिए ये जो इंटरनेशनल एजेंसीज थी उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने इंडिया से कहा था कि आपको अपनी इकोनॉमी को थोड़ा ओपन करना पड़ेगा, ये रिस्ट्रिक्शंस हटा के, है ना, थोड़े रूल्स और रिस्ट्रिक्शन हटा के प्राइवेट सेक्टर पे
और गवर्नमेंट का रोल बहुत सारे एरियाज में कम करके ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस को हटाना होगा। तो ये सारी चीजें एक्सपेक्ट की गई थी इंडिया से। ठीक है, तो कितना लोन था? $7 बिलियन। ठीक है, तो ये यहाँ पे याद रखना है किसने दिया था अर्ली 90s में, वर्ल्ड बैंक और IMF ने। क्लियर है ये चीज? तो यहाँ पे ये याद रखना है आपको कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD, पॉपुलरली नोन एज वर्ल्ड बैंक, और किसने? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने। तो 1 and 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट और रीजन। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस्ड न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन 1980। Reason: during the financial crisis, the World Bank and IMF had given the financial assistance on the terms of liberalization and privatization. तो देखो, सबसे पहली जो बात होनी चाहिए यहाँ पर, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो थी वो कब अनाउंस की? वो करी 1991 में। ठीक है, तो जब 1990 में फाइनेंशियल क्राइसिस फेस कर रही थी इंडिया, तो उसके पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं था, है ना। लेंडर्स को इंटरेस्ट पे करने के लिए, जो भी इंटरनेशनल एजेंसी थी जिनने उसको लोन दिया था उसको पे करने के लिए उनके पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं था, है ना। तो इंडिया ने किसको अप्रोच किया? इंटरनेशनल बैंक्स को अप्रोच किया, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट को अप्रोच किया, जिसको हम वर्ल्ड बैंक बोलते हैं ना। और किसको अप्रोच किया? और IMF को अप्रोच किया। और मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि क्या हुआ था, और इन्होंने $7 बिलियन का लोन लिया इस क्राइसिस को मैनेज करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिया ने बहुत सारी कंडीशंस पे भी अग्री किया, जैसे कौन सी कंडीशन? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, और गवर्नमेंट और किस चीज, और कौन सी कंडीशन पे अग्री किया कि जो भी गवर्नमेंट का रोल है और जो भी ट्रेड रिस्ट्रिक्शन है उनको थोड़ा कम किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका रीजन तो करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे जो असर्शन है, जो स्टेटमेंट दिया गया है कि जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी वो कब फॉर्म की गई थी? वो 1991 में फॉर्म कर गई थी। दैट मीन्स assertion is wrong but the reason is correct। तो ये कहाँ लिखा है? assertion is wrong but the reason is correct। ये डी ऑप्शन। ठीक है, कि assertion is wrong but the reason is correct। क्लियर है ये चीज? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द रिफॉर्म मेड इन इंडस्ट्रियल सेक्टर अंडर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। और आपका फर्स्ट पॉइंट है इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग वाज अबॉलिश्ड फॉर ऑल प्राइवेट सेक्टर, ऑल द इंडस्ट्रीज रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर हैव बीन ओपन फॉर प्राइवेट सेक्टर। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है? कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है? ठीक है, तो ये जो आई रिफॉर्म पॉलिसीज आई अंडर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज, तो कब इंट्रोड्यूस की गई थी? इन 1991। तो इनने क्या कर दिया? बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस रिमूव कर दिए, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को खत्म कर दिया, है ना। सारे ऑफर ऑलमोस्ट कह सकते हैं ऑल द प्रोडक्ट कैटेगरीज। ठीक है, किन किन को लेकिन छोड़कर, लेकिन अल्कोहल हो गया, सिगरेट्स हो गया, हैजार्डस केमिकल्स हो गया, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव हो गया, एरोस्पेस हो गया। तो ऐसी कुछ इंडस्ट्रीज को छोड़कर ऑलमोस्ट जो जितनी भी प्रोडक्ट्स के लिए इंडस्ट्रीज थी, है ना, उनको क्या कर दिया? उनके लिए इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को खत्म कर दिया गया। उनके लिए जो लाइसेंस ऑब्टेन करने वाली जो प्रोसेस थी उसको खत्म कर दिया। ठीक है, किन किन कैटेगरीज को छोड़कर? सिगरेट, अल्कोहल, हैजार्डस केमिकल, ये सारी चीजों को छोड़कर। ठीक है, अब अब जो बाकी की, अब जो कुछ इंडस्ट्रीज थी, है ना, वो जो अब रिजर्व है किसके लिए? पब्लिक सेक्टर के लिए। वो थी यहाँ पर डिफेंस इक्विपमेंट्स, एटॉमिक एनर्जी, रेलवे ट्रांसपोर्ट। ओके, तो यहाँ पे ऑल इंडस्ट्रीज फॉर पब्लिक सेक्टर हैव बीन ओपन फॉर प्राइवेट सेक्टर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखो दोनों ही ऑप्शन क्या दिख रहे हैं? नॉट करेक्ट दिख रहे हैं, है ना। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग वाज अबॉलिश्ड फॉर ऑल प्राइवेट सेक्टर, तो ये गलत हो गया।
क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे बताया ऑलमोस्ट जितने भी चीजें थी, जितने भी प्रोडक्ट कैटेगरीज थी, उनके लिए हटा दिया गया, लेकिन कुछ कुछ कैटेगरी के लिए नहीं भी हटाया गया इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को। तो ये पॉइंट यहाँ पे गलत है। और ये भी गलत है पॉइंट यहाँ पर कि ऑल इंडस्ट्रीज रिजर्व फॉर प्राइवेट पब्लिक सेक्टर हैव बीन ओपन फॉर प्राइवेट सेक्टर, ये यहाँ पर गलत है, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन बोथ दोनों गलत, नीदर वन एंड नॉट टू। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। In the context of financial sector reform 1991, which of the following statement is not correct? ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखना है कि कौन सा यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट यहाँ पर नहीं है। ठीक है, किसके रिगार्ड में? फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म 1991 के रिकॉर्ड में, अब रिगार्ड में। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे फाइनेंशियल सेक्टर की, तो फाइनेंशियल सेक्टर जो है इंडिया में किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? आरबीआई के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, तो आरबीआई के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो जितने भी बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रहते हैं वो जो भी आरबीआई रूल्स और रेगुलेशन बताता है तो उसके उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर फॉलो करते हैं चीजों को। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि पहला स्टेटमेंट तो क्या दिया? अंडर फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म द रोल ऑफ रेगुलेटर वाज ब्रॉट टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बाय गिविंग मोर अथॉरिटी। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म जो 1991 थे उनका मेन उद्देश्य क्या था? उन रिफॉर्म का मेन उद्देश्य ये था कि जो आरबीआई है उसके रोल को रिड्यूस किया जाए। ठीक है, उसको रेगुलेटर से क्या कन्वर्ट किया जाए? फैसिलिटेटर कह सकते हो, रेगुलेटर की जगह क्या हो जाए? वो फैसिलिटेटर हो जाए फाइनेंशियल सेक्टर का। ठीक है, फैसिलिटीज प्रोवाइड करे फाइनेंशियल सेक्टर्स को। तो यहाँ पे फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म का मेन उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य था कि आरबीआई के रोल को रेगुलेटर से हटा के फैसिलिटेटर पे किया जाए, फैसिलिटेटर। ठीक है, रेगुलेटर रेगुलेटर की जगह फैसिलिटेटर बने, फैसिलिटीज प्रोवाइड करे। ठीक है, समझ आया? यानी कि फाइनेंशियल सेक्टर्स जो हैं उनके पास भी कुछ अधिकार हो, कुछ मेथड, कुछ ऐसे मैटर्स हो जिन पे वो बिना आरबीआई को कंसल्ट किए डिसीजंस ले सके। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये जो रिफॉर्म पॉलिसीज थी इनसे क्या हुआ? बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, इंडियन, फॉरेन, ये सब बैंक्स का एस्टैब्लिशमेंट हुआ। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो लिमिट थी वो कितनी रेज हो गई? अराउंड 50% रेज कर दी गई। ठीक है, जो 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 बैंक सारी कंडीशंस फुलफिल कर रहे थे उनको फ्रीडम दी गई कि वो अपनी नई ब्रांचेस सेटअप कर सकें बिना किसी आरबीआई के अप्रूवल को, ठीक, अप्रूवल के। ठीक है, तो ये सारे चीजें फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म में आई। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या क्या हो गया? ये पॉइंट भी करेक्ट है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वर अलाउड टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। ठीक है, अब ये भी यहाँ पे याद रखना है कि जो बैंक को परमिशन दी गई थी रिसोर्सेज जनरेट करने के, है ना, कहीं से, इंडिया से, अब्रॉड से, और उनको मैनेज करने की, तो कहीं ना कहीं लेकिन फिर भी क्या हो रहा था कि आरबीआई थोड़ा बहुत नजर इस पे बनाए हुए था। ठीक है, अब अब हम बात करें फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की, जैसे कि हो गए मर्चेंट बैंकर्स, म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स। तो ये इन सबको अलाउ नहीं किया गया था, है ना। अब पहले तो नहीं किया गया था अलाउ, लेकिन अब इनको इन फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म के तहत इनको भी अलाउ कर दिया गया था कि ये इंडियन फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका जो ऑप्शन करेक्ट नहीं है वो सिर्फ कौन सा है? ये वाला। और बाकी सब आपके ऑप्शंस करेक्ट हैं कि डायरेक्ट टैक्सेस को लोअर कर दिया गया था, द रूपी वाज डिवैल्यूड अगेंस्ट फॉरेन करेंसी। ठीक है, तो ये सब यहाँ पे करेक्ट है। ओनली जो नॉट करेक्ट स्टेटमेंट है वो ये है कि यहाँ पे रेगुलेटर से फैसिलिटेटर के रोल में उसे कन्वर्ट किया गया था। और यहाँ पे क्या लिखा है कि रोल ऑफ रेगुलेटर वाज ब्रॉट टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बाय गिविंग मोर अथॉरिटी। तो ऐसा नहीं होता, उसकी अथॉरिटीज को रिड्यूस कर दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which tools are used by the government for quantitative restrictions? ठीक है, quantitative restrictions on import.
बताइए, लास्ट क्वेश्चन समझ आया? एनी डाउट? है ना, क्लियर है? तो सारी पॉइंट से बस ये हमारा फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर नहीं था, ये याद रखना है। और ये भी याद रखना है कि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि डी वैल्यू, रुपी वॉज डी वैल्यू अगेंस्ट फॉरेन करेंसी, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। कब ये हुआ था? इन 1991 हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर ये चीज हुई थी। ठीक है, चलिए आ जाते हैं वापस हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which tools are used by government for quantitative restriction on imports? कौन से टूल्स यूज किए जाते हैं? तो देखो, यहाँ पे गवर्नमेंट टैरिफ, कोटा और सब्सिडी तीनों यूज करती है, तीनों टूल्स यूज करती है इंपोर्ट्स पे रिस्ट्रिक्शन के लिए। कैसे? अब देखो, टैरिफ क्या होता है? टैरिफ जो रहता है वो इंपोर्टेड गुड पे टैक्स रहता है, इंपोर्टेड गुड्स पे टैक्स रहता है टैरिफ। तो कहीं ना कहीं इंपोर्टेड गुड्स हैं उन पे टैरिफ भी लग जाता है, तो वो और ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे ये एक टूल यूज किया जाता है गवर्नमेंट द्वारा इंपोर्ट को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, कम करने के लिए कह सकते हो ना। तो टैरिफ हो गया, टैरिफ क्या हो गया ये मैंने आपको बता दिया है। अब कोटास की बात की जाए तो कोटास क्या होता है? हम कह सकते हैं कि कुछ क्वांटिटी ऑफ गुड्स जो कि इंपोर्ट किए जा सकते हैं, तो वो कोटास हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कोटास स्पेसिफाई द क्वांटिटी ऑफ गुड्स विच कैन बी इंपोर्टेड, है ना। कोटा क्या स्पेसिफाई करते हैं कि कौन से कितनी क्वांटिटी ऑफ गुड्स इंपोर्ट किए जा सकते हैं, विच कैन बी इंपोर्टेड। सब्सिडी की बात की जाए तो एक्सपोर्ट सब्सिडी को प्रमोट किया जाता है सब्सिडी में, है ना। और एक्सपोर्ट सब्सिडी प्रमोट किया जाता है और उसी के साथ साथ जो भी गुड्स कंट्री में प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको असिस्टेंस दिया जाता है, उनको सब्सिडी दी जाती है ना, जिससे कि इंपोर्ट को डिस्करेज किया जा सके कुछ हद तक। यहाँ पे 1 2 3 तीनों ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है ये चीज? तो आई होप जितने भी क्वेश्चंस हमने यहाँ डिस्कस किए आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, किसी भी प्रकार का कोई डाउट यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड थैंक यू।